नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू काइरोस यूपीएससी राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे यूपीएससी के लिए डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज की। सबसे पहला एमसीक्यू आपके सामने है, पूछ रहा है विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग वर्ल्ड फिजियोथेरापी डे। देखिए, वर्ल्ड फिजियोथेरापी डे अभी सेलिब्रेट किया है और आपको पता है कि यूपीएससी ने अभी रिसेंटली क्या पूछना चालू किया है। उन्होंने पूछना चालू किया है डेज, जैसा कि नेशनल स्पोर्ट्स डेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे कई प्रकार के जो डेज होते हैं वो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंस होते हैं। तो उनमें से हमने क्वेश्चन बनाया है कि भैया अभी जो रिसेंटली फिजियोथेरापी डे सेलिब्रेट किया गया है उसके रिगार्डिंग 3 सेंटेंस दिए हैं। आपको बताना है उनमें से कौन से सेंटेंस करेक्ट है। पहला, इट इज सेलिब्रेटेड एन्युअली ऑन 8 सितंबर। दूसरा, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ osteoarthritis is the theme of World Physiotherapist Day 2023। और तीसरा सेंटेंस है, इट फोकसेस ऑन rheumatoid arthritis and axial spondyloarthritis। माफ़ कीजिएगा अगर ये से साइंस वाली टर्मिनोलॉजी को मैं प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं कर पाया, लेकिन आपको एसेंस पकड़ना है कि क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हमें सेंटेंस दिया है किसके रिगार्डिंग, फिजियोथेरापी डे के रिगार्डिंग, वह सारे सेंटेंस कैसे है, सही है। इस बार की यह थीम थी, यह सेलिब्रेट किया जाता है 8 सितंबर को और साथ ही साथ यह फोकस करता है इन सारी बातों पे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन आंसर डी अबव ऑल आर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए वर्ल्ड फिजियोथेरापी डे जो होता है यह ऑब्जर्व किया जाता है 8 सितंबर के साथ, और इसका जो मेन एम रहता है यह होता है फिजिकल थेरापी के ऊपर। ठीक है, और यही इन्हीं से थ्रू क्या होता है, हमारी हेल्थ और ओवरऑल वेलबींग इंश्योर करते हैं। ठीक है, बाकी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। एक चीज़ याद रखिएगा कि वर्ल्ड फिजियोथेरापी डे सेलिब्रेट करने के साथ साथ हम उस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं कि फिजियोथेरापिस्ट की वजह से मानव जाति के ऊपर बहुत सारे उपकार हुए हैं और सभी का जीवन सही सलामत चल रहा है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, क्या पूछा है आपको, इनकरेक्ट पूछा है रिगार्डिंग एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23। देखिए अभी इतना इजी सवाल जो वन लाइनर ऐसा एक सेंटेंस दे दिया, ए बी सी डी ऐसे सिंपल सा फॉर्मेट वाला, अब एमसीक्यू थोड़ा कम पूछने लगी है यूपीएससी। ठीक है, तो आपको अब छोटी छोटी इंफॉर्मेशन के बारे में भी पता होना चाहिए। चलिए, ब्राइट स्टार 23 एक्सरसाइज जो है उसके रिगार्डिंग 3 सेंटेंस दिए हैं, आपको बताना है उनमें से कौन से इनकरेक्ट है। पहला, इट इज द लार्जेस्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इन द साउथ ईस्ट एशिया। नहीं, यह बात गलत है। क्यों? क्योंकि यह तो हमारे कौन से मिडल ईस्ट वाले एरिया में हो रही है, और मिडल ईस्ट के साथ साथ हम कहें तो हमारा नॉर्थ अफ्रीका वाले एरिया में हो रही है, यानी कि ये वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका यानी कि वाना रीजन में हो रही है। तो पहला सेंटेंस गलत है। दूसरा, इंडियन नेवी इज पार्टिसिपेटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एक्सरसाइज। यस, ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा, जो सेंटेंस दिया हुआ है हमें, यह सेंटेंस पहले बता रहा है कि भाई भारत इसमें पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा है। तीसरा, इट इज़ द मल्टीनेशनल ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज। ये बात भी सही है, ये मल्टीनेशनल ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ एक ही इनकरेक्ट है और बाकी के दोनों करेक्ट है। सो ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या हुआ है कि इंडियन नेवी ने अभी रिसेंटली डॉक किया है कहाँ पे, इजिप्ट में, जहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23, और यह लार्जेस्ट एवर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है कि यहाँ पे मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका रीजन में। ठीक है, 34 कंट्रीज वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, होस्ट किया जा रहा है इजिप्ट के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपको पूछ रहा है, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग जीआई टैग। भैया जीआई टैग क्या हुआ है, अभी रिसेंटली एक चीज़ को जीआई टैग दिया गया है। किसको दिया गया है, तो एक हम क्या बोलते हैं उसको लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है सागो। क्या बोलते हैं, सागो। ठीक है, और अगर मैं इसको बहुत अच्छे से बता दूँ तो उसको बोलते हैं साबूदाना।
आपको पता होगा साबूदाना की खिचड़ी आती है मार्केट में, साबूदाना के वड़े आते हैं, ठीक है। तो उनको अभी क्या हुआ है, रिसेंटली जीआई टैग दिया है, तो उसी के रिगार्डिंग जीआई टैग हमारा न्यूज़ में था। चलिए देख लेते हैं 3 सेंटेंस। पहला, इट प्रोवाइड्स लीगल सेफगार्ड टू प्रोटेक्ट जीआई टैग प्रोडक्ट फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूज। यस, इसीलिए तो हम उसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग देते हैं। दूसरा, जीआई टैग प्रिवेंट अदर फ्रॉम यूजिंग द प्रेस्टिजियस प्रोडक्ट नेम विदाउट ऑथराइजेशन। ये बात भी सही है। अब जैसे कि मान लो दार्जिलिंग की चाय है और यह चाय कोई साउथ में उगा के या फिर श्रीलंका वाले बोले कि भैया दार्जिलिंग की चाय हम भी बनाते हैं, तो यह चीज़ कैसी है, गलत है। तो जो प्रेस्टिजियस प्रोडक्ट है उसका आप विदाउट ऑथराइजेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो दूसरा सेंटेंस सही है। तीसरा, जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री इश्यू दिस टैग। यस, कौन इसको इश्यू कर रहा है, तो इसकी जीआई टैग की जो रजिस्ट्री है यह इश्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे तीनों सेंटेंस कैसा हो गया, हमारा सही सेंटेंस हो गया। सो ऑप्शन डी अबव ऑल आर करेक्ट, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, मैंने जो आपको बताया अभी कि जो सलीम सागो यानी कि सालेम का जो हमारा क्या होता है, साबूदाना होता है, कहाँ पे आया है, सालेम डिस्ट्रिक्ट आया है तमिलनाडु में, तो उसको क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है, ठीक है, ओके। और बाकी की जो भी सारी चीज़ें हैं ये यहाँ पे लिखी हुई है कि भैया ये करीब 35,000 हेक्टर्स में उसका प्रोडक्शन किया जाता है, मतलब कॉफ़ी का कल्टीवेशन करते हैं, और इनकी ईल्ड इतनी है, यह कहा जाता है लैंड ऑफ सागो भी कहा जाता है सालेम को, ठीक है। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें भी आपको अभी थोड़ा बहुत पढ़ने की ज़रूरत हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपको पूछ रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रेजरी बिल। भैया यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन होता है कि पैसा उधार लाते हो तो वो कैसे लाते हो, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, कैसा टूल है, तो उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन बताना है। पहला, दीज आर लॉन्ग टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इश्यूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या यह लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है, नहीं, यह कैसा है, यह है हमारा शॉर्ट टर्म। तो पहला सेंटेंस हमारा गलत हो गया। दूसरा, दीज आर जीरो कूपन सिक्योरिटीज एंड पे नो इंटरेस्ट। यस, ये बात सही है, मतलब कि आप गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हो लेकिन गवर्नमेंट उस पैसे पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि यह जीरो कूपन होती है। अब मान लो पहले के टाइम में क्या हुआ कि गवर्नमेंट को 100 रुपीज़ बोरो करने हैं, कितने साल के लिए भैया, 10 साल के लिए। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट आपको एक पर्चा देगी और उस पर्चे में साथ साथ आप देख सकते हो ऐसी कूपन्स देंगी। कितनी होगी, 1 2 3 4 5 और 5 दूनी 10, ठीक है। यह आपकी कूपन है, यहाँ पे है हो गया आपका बॉन्ड और यहाँ पे आप गया आपका क्या हो गया, इसको बोलते हैं आपका कूपन हो गए, ठीक है। अब जैसे ही 1 साल बीतेगा तो 1 साल बीतने के साथ आपको जाना है गवर्नमेंट के पास और गवर्नमेंट क्या करेंगे, आपका एक कूपन काट लेगी और उसके बदले में आपका जो भी परसेंटेज इंटरेस्ट हो गया वो आपको दे देगी, ठीक है। लेकिन अभी एक और नया कंसेप्ट था मार्केट में जिसको बोलते हैं जीरो कूपन बोल्ड। इस पे लिखा होता है कि भैया 100 रुपीज़ का ये कूपन है, ठीक है, और ये 100 रुपीज़ का ये क्या है, बॉन्ड है, और इस बॉन्ड को हम 10% डिस्काउंट पे बेच रहे हो। इसका मतलब किसी बंदे ने अगर उसको 90 रुपये में परचेज किया है तो 1 ईयर लेटर उसको कितने रुपए मिलेंगे, 100 रुपीज़ मिलेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड के ऊपर क्या है, लिखा हुआ है 100 रुपीज़, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है जीरो कूपन सिक्योरिटीज या जीरो कूपन बॉन्ड। चलिए, तो दूसरा सेंटेंस सही है, हमें पूछा है इनकरेक्ट, तो भैया सिर्फ ए ही इनकरेक्ट है, क्योंकि जो ट्रेजरी बिल है यह शॉर्ट टर्म के लिए है, ठीक है। देखिए क्या हुआ है अभी, तो अभी रिसेंटली ये हुआ है कि ट्रेजरी बिल का जो यील्ड है यह 7 बेसिस पॉइंट्स क्या हुआ है, 3 वीक इन लिक्विडिटी इंप्रूव हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा, ट्रेजरी बिल मनी मार्केट का है, शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है, और जीरो कूपन जो होता है यह कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे कर रहा है, ठीक है। चलिए 3 सेंटेंस और दिए हैं, आपको पूछना है, आपको बताना है इनमें से हाउ मेनी सेंटेंसेस आर करेक्ट। भैया हाउ मेनी पूछा है, विच नहीं पूछा है, ठीक है। तो हमें 3 सेंटेंस पढ़ने हैं और उनमें से कितने सही है वो बताना है। पहला, कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। नहीं भैया, ये तमिलनाडु में थोड़ी ना होगा। कावेरी नदी का सबसे ज़्यादा इश्यू
दो मेन पार्टीज है, एक है कर्नाटका और दूसरा है तमिलनाडु। तो यह जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आया हुआ है, यह आया हुआ है कहाँ पे? कर्नाटक में आया हुआ है। कहाँ पे? कर्नाटक में आया हुआ है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस हमारा कैसा हो गया? गलत हो गया। दूसरा, दी एरिया इज ड्रेन्ड बाय 3 रिवर्स नेमली कावेरी, अर्कावती और शिमशा। क्या इसमें 3 नदी का पानी आता है? तो ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद देखते हैं तीसरा सेंटेंस, सांभर डियर लिस्टेड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड इन IUCN रेड लिस्ट कैन बी फाउंड हियर। अब आपको सांभर डियर के लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कि क्या सांभर डियर यहाँ पे मिलता है। तो यही तो हमें कंटेक्स्ट है कि भैया सांभर डियर हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। सो तीसरा सेंटेंस गलत हो गया। भैया कितने सही है? सिर्फ एक ही सही है, यानी कि ऑप्शन ए जो है यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलिए देख ले क्या हुआ है कि रिसेंटली वहाँ पे हमें व्हाइट सांभर देखने को मिला है, और व्हाइट सांभर देखने को मिला है। और साथ ही साथ आपको पता होगा कि कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, यह कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटका में रामनगर के पास आई हुई है। ठीक है, और कावेरी, अर्कावती और शिमशा, ये तीनों नदी इस जगह पे अपना पानी को क्या करती है? ड्रेन करती है। ओके, चलिए तो हम चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है सांभर डियर के बारे में, और सांभर डियर कैसा है? वल्नरेबल है। हमारे क्वेश्चन में क्या था? क्रिटिकली एंडेंजर लिखा हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए भी हमारा सेंटेंस कैसा हो गया? गलत हो गया है। देखिए यह जो हमारा सांभर डियर है, यह वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 3 में आता है, और यह हमारा कहाँ मिलता है? लार्ज डियर नेटिव टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड साउथ ईस्ट एशिया में मिलता है। ठीक है, ज़्यादातर यह हिमालयाज के फुटहिल्स में देखने को मिलता है। चलिए, ये थे हमारे करंट वाले सेक्शन। अब हम बढ़ते हैं हमारे स्टैटिक की ओर। स्टैटिक में अभी भी हमारा चल रहा है 2019 वाले क्वेश्चन। एक बार मैं इंश्योर कर लूँ कि भैया हर एक MCQ हमारा आ गया है कि नहीं आ गया है। ठीक है, चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब इंडेक्स, नॉट अ सब इंडेक्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। देखिए वर्ल्ड बैंक ने फिलहाल तो उनको क्या किया है? फिलहाल उनको किया गया है सस्पेंड। तो वर्ल्ड बैंक जब भी ये लॉन्च कर रहा था, उसमें इंडिया का स्थान 63rd आ चुका था। ठीक है, पहले कितना था? 140 प्लस था। तो इंडिया ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है। इसी रिगार्डिंग यह 2019 में काफ़ी न्यूज़ में था। तो UPSC ने क्या कहा कि भैया आप जो ये रिपोर्ट के बारे में बता रहे हो, उस रिपोर्ट में कितने पैरामीटर्स होते हैं? 10 पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, और ये 10 पैरामीटर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो उन 10 में से यहाँ पे जो दिया है उनमें से कौन सा एक नहीं है? पहला मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, दूसरा पेइंग टैक्स, तीसरा रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी, और चौथा है डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर जो है यह उन 10 पैरामीटर्स में नहीं है जो कि हमें तय करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के बारे में। ठीक है, तो सर जी कौन से 10 होते हैं पैरामीटर? देखिए पहला है स्टार्टिंग अ बिजनेस, दूसरा है डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स, उसके बाद आता है गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद आता है रजिस्टरिंग अ प्रॉपर्टी, उसके बाद आता है गेटिंग क्रेडिट, प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स, पेइंग टैक्सेस, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स और रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये 10 पैरामीटर्स जो है यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब ये थोड़ा आउटडेट कहा जा सकता है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने खुद ही इसको क्या किया है? अभी रिलीज करना बंद किया हुआ है। ठीक है, चलिए, बहुत आसान सा सवाल पूछा था 2019 में यूपीएससी ने पूछा था कि भैया अटल इनोवेशन मिशन जो है उस किसके अंतर्गत काम करता है? किन्होंने उसको सेटअप किया था? क्या उसको डिपार्टमेंट साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी ने किया था, लेबर मिनिस्ट्री ने किया था, नीति आयोग ने किया था, या फिर स्किल डेवलपमेंट ने किया था? तो इसका सही आंसर सबको पता होगा, ऑप्शन सी, नीति आयोग ने किया था। नेक्स्ट MCQ हम देखते हैं। According to the Indian Patents Act, a biological process to create a seed can be planted in India.
In India, there is no intellectual property appellate board. Plant varieties are not eligible to the patented in India. Which of the sentence is or are correct? देखिए, आपको 3 सेंटेंस दिया है, उनमें से आपको सही वाले बताने हैं, और सही वाले जो है यह सारे के सारे पेटेंट के रिगार्डिंग है, यानी कि प्रॉपर्टी राइट्स के रिगार्डिंग है। तो फिर से देखते हैं और हम चलते हैं एक सेंटेंस की ओर। अकॉर्डिंग टू द इंडियन पेटेंट एक्ट, a biological process to create a seed can be patented in India। भैया, अगर आपने कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस के कोई नया सीड बनाया है तो क्या आप उसको पेटेंट करवा सकते हो? ये बात थोड़ी हजम नहीं हो रही है, ठीक है। दूसरा देखते हैं। इन इंडिया देयर इज नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड। अरे भैया, इंडिया में अगर एपेलेट प्रॉपर बोर्ड नहीं होगा तो कोई भी बॉडी काम कैसे कर पाएगी? तो दूसरा सेंटेंस तो हमारा गलत है। अब दूसरा गलत है तो मुझे पता चल गया कि भैया मेरा दूसरा गलत है और मेरा बी गलत है और मेरा डी भी गलत है, क्योंकि हमें बताना है करेक्ट वाला। अब देखिए, तीसरा वाला तो दोनों जगह पे सही है, सही है ना? हाँ, अभी हमें देखना है सिर्फ पहला वाला। तीसरा वाला है कि प्लांट वेराइटीज आर नॉट एलिजिबल टू द पेटेंटेड इन इंडिया। अब प्लांट वेराइटी को हम पेटेंट नहीं कर रहे हैं, वो यूपीएससी ने खुद बता दिया कि भैया ये सेंटेंस कैसी है, सही है। तो फिर पहला सेंटेंस भी हमारा कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस करके सीड बनाया है तो उसको भी पेटेंट नहीं कर सकते। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 3 ओनली। ठीक है, चलिए। एज पर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर सेंट्रल रूल्स 2018, देखिए रूल्स आए 2018 में, यूपीएससी ने पूछ लिया है 2019 में। पहला, इफ रूल्स फॉर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट आर इम्प्लीमेंटेड इट बिकम इजियर फॉर द फर्म्स टू ले ऑफ वर्कर्स। दूसरा, नो नोटिस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट शुड बी नेसेसरी इन केस ऑफ टेम्पररी वर्कमैन। देखिए, टेम्पररी वर्कमैन है, उसको नोटिस देने की तो कोई ज़रूरत ही होती नहीं है। तो दूसरा सेंटेंस सही है, हमें याद रखना है, करेक्ट पूछा है, ठीक है। तो दूसरा सही है। पहला, इफ रूल फॉर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट आर इम्प्लीमेंटेड, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या होता है? इट बिकम इजियर फॉर द फर्म्स टू ले ऑफ वर्कर। बिल्कुल, मान लीजिए आपको क्यों, आपके दोस्त को, आपके दुश्मन को अगर कॉन्ट्रैक्ट पे 11 महीने की जॉब लगती है तो 11 महीने के बाद कंपनी को इजी हो जाएगा ना कि उस बंदे को डिसकंटिन्यू करे। तो पहला सेंटेंस भी सही है। तो हमें पूछा है करेक्ट, तो दोनों के दोनों सेंटेंस कैसे है? बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, शायद ये आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। विथ रेफरेंस टू इंडियाज 5 ईयर प्लान, चलिए आया पंचवर्षीय योजना आई फिर से यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर में। आपको बताना है 5 ईयर प्लान के रिगार्डिंग करेक्ट वाला। पहला, फ्रॉम द सेकंड 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान मतलब कब से कब तक? तो भैया 1956 के लेके 1961 तक। There was a determined thrust towards substitution of basic and capital good industry। यस, पहली वाली जो हमारी F5P थी वह हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा डिपेंड थी। सेकंड जो था उसमें हम आगे बढ़ गए किसकी ओर? इंडस्ट्रीज की ओर, ठीक है। तो पहला सेंटेंस सही है। दूसरा, द फोर्थ 5 ईयर प्लान एडोप्टेड द ऑब्जेक्टिव ऑफ करेक्टिंग द अर्लियर ट्रेंड ऑफ इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इकोनॉमिक पावर। तो दूसरा सेंटेंस भी सही है कि जो हमारा दूसरा वाला हमारा जो चौथा वाला 5 ईयर प्लान था उसमें हम किसकी ओर आगे बढ़े? कंसंट्रेशन किया हमने वेल्थ और इकोनॉमिक पावर की ओर, ठीक है। चलिए, पहला दूसरा सही है, चलते हैं तीसरे की ओर। In the fifth 5 ईयर प्लान, for the first time, the financial sector was included as an integral part of the plan। देखिए, 5 ईयर प्लान फिफ्थ में तो यह इंक्लूडेड था, लेकिन यहाँ पे जो लिख दिया है ना कि फर्स्ट टाइम, तो भैया ये ऊपर वाला सेंटेंस पढ़ो, बाद में तीसरा सेंटेंस पढ़ो। बता रहे हैं कि चौथे में उन लोगों ने वेल्थ और इकोनॉमिक पे कंसंट्रेशन किया था, तो फिर फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में भी कब किया होगा? ऑब्वियस है, वो भी कब हुआ था? फोर्थ 5 ईयर प्लान के अंतर्गत हुआ था, ठीक है। तो यह फोर्थ में हुआ था, तो हमारा तीसरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। चलिए, हमें क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है, और करेक्ट कौन है? ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली इज द राइट आंसर। चलिए, ये थे हमारे आज के यूपीएससी के लिए PYQs और करंट अफेयर्स। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।